एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत की बात सबसे पहले करेंगे। आज मुंबई पुलिस ने उनसे सवाल जवाब किए और ये सवाल जवाब तकरीबन 2 घंटे तक चले। ये केस धार्मिक भावनाएं और राजद्रोह की धाराओं में मुंबई के बांद्रा में दर्ज किया गया है। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया में बयानबाजी करके भड़काने की कोशिश की। हालांकि कंगना ने आज पुलिस थाने से पहुंचने से पहले कहा कि मैं हंसती हूं तो मुझ पर केस हो जाता है। क्या कोई कंगना रनौत को कर रहा है परेशान? मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। क्या कोई कंगना रनौत की आवाज दबाना चाहता है? मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपने साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। क्या कंगना को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है। राष्ट्रवादी बयानों की वीरांगना को देशद्रोही साबित कौन करना चाहता है? जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। सफेद रंग की साड़ी और आंखों पर गहरे रंग का चश्मा पहने कंगना रनौत आज मुंबई के बांद्रा थाने जैसे ही पहुंची, हलचल मच गई। बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ छोटा मोटा केस नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाएं भड़काना और राजद्रोह की धाराओं में केस दर्ज हुआ है और उसी में आज कंगना रनौत पेश हुई। देशद्रोह की आरोपी अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने पहुंची हुई हैं। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल पहुंची हुई हैं। आप ये तस्वीरें बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर की देख रहे हैं, जहां कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ बांद्रा पुलिस थाने पहुंची हुई हैं। कंगना रनौत पर राजद्रोह का मामला है। राजद्रोह के साथ साथ धार्मिक भावना भड़काने, सामाजिक द्वेष फैलाने का आरोप लगा है। दरअसल जब सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण चल रहा था, उस सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के दौरान कंगना रनौत ने कई ट्वीट किए थे, जिसे शिकायतकर्ता ने आपत्तिजनक माना था और शिकायतकर्ता ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की थी, एक याचिका की थी और कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया था कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन की, जहां कंगना रनौत और रंगोली चंदेल दोनों ही पहुंची हुई हैं। उनका बयान दर्ज किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि कंगना और रंगोली दिख रही हैं। इसके पहले कंगना ने अपना एक बयान जारी किया था। देखिए कंगना जो कि अपना हाथ दिखाते हुए, अभिवादन करते हुए वो बांद्रा पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं और सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद वो सीधे उस ऑफिस की तरफ जाएंगी जहां पर उनका बयान दर्ज होना है। सामने आप देख सकते हैं जो पहली मंजिल पर एक लॉबी आपको नजर आएगी, वहां से कंगना रनौत होते हुए जा रही हैं। उनके आगे आगे उनके वकील रिजवान सिद्दीकी नजर आ रहे हैं, पीछे बहन रंगोली चंदेल नजर आ रही हैं। उनका बयान दर्ज किया जाएगा। बांद्रा पुलिस पूरा मामला जो है कि इसकी तहकीकात करेगी, जिसके लिए कंगना और रंगोली का बयान दर्ज किया जाएगा। बांद्रा पुलिस स्टेशन कंगना रनौत अपनी बहन रंगोली के साथ पहुंची थी, क्योंकि उन पर भी केस दर्ज हुआ है। लेकिन मीडिया कंगना से सवाल पूछता रहा। पुलिस स्टेशन जाते वक्त कंगना मौके पर तो मीडिया से कुछ नहीं बोली। करीब 2 घंटे तक थाने में पुलिस के सवालों के जवाब दिए। इसके बाद लौटते वक्त भी कंगना ने मीडिया से बात नहीं की। हालांकि ये विक्ट्री साइन का इशारा कर कंगना ने जता दिया कि उनके हौसले बुलंद क्यों हैं। ये तेवर तो थाने के बाहर का था। अपने घर से तो कंगना ने आरोपों की बौछार कर दी। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ।
उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। कंगना रनौत के खिलाफ बांद्रा थाने में शिकायत पिछले साल 17 अक्टूबर को साहिल सैयद नाम के शख्स ने की थी। साहिल ने आरोप लगाया कि कंगना बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का हब बताकर इसका अपमान कर रही है। साथ ही हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच फूट डालकर धार्मिक भावनाएं भड़का रही है। यही वक्त था जब सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालातों में मौत हुई थी। दरअसल कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड पर न सिर्फ कंगना रनावत ने भाई भतीजावाद का आरोप लगाया, बल्कि उद्धव ठाकरे की सरकार को भी निशाने पर लिया। कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की। उसके कुछ दिन बाद ही बीएमसी ने उसके दफ्तर पर बुलडोजर चढ़ा दिया। उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। उद्धव ठाकरे सरकार और कंगना के बीच इसी तरह काफी बयानबाजी तो हुई ही। हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर कंगना और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ से भी झगड़ा हो गया। साफ है कि पिछले साल 2020 में जिस तरह कंगना सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री रही, उसी तरह अब नए साल के पहले महीने में भी वो चर्चा में है। अब आपको पश्चिम बंगाल की सियासत का नया दंगल दिखाते हैं। यहाँ लव जिहाद कानून का मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है। बीजेपी बोली कि हमारी सरकार आएगी तो ये कानून लाएगी। टीएमसी बोली कि बीजेपी वाले नशा करके बोल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बंगाल में चल रहा है सत्ता के लिए संघर्ष। फिर से बताइए, बंगाल में कोल माफिया कौन है? दीदी ने वादा किया था सोनार बंगला बनाने का, बोला था कि नहीं बोला था? ये कोयले के माफियाओं ने कोलार बंगला बना दिया, कोलार बंगला। मैं आपसे वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। ये कोलार बांग्ला हटाने वालों को आप हटाइए, सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। बीजेपी रैली के जरिए ताकत दिखाने में जुटी है। बताइए, जो माफिया हो, जो तस्करी करता हो, वो व्यक्ति दिलीप दा को गुंडा बोलता है। दिलीप दा गुंडे हैं? दिलीप दा गुंडे हैं क्या? बताइए जरा, दिलीप दा गुंडे हैं क्या? इसका जवाब हमें मतदान वाले दिन देना है, बताना है कि गुंडा कौन है, माफिया कौन है। टीएमसी भी जवाब देने में पीछे नहीं है। बीजेपी के कुछ लोग ऐसा ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और जो लोग ज्यादा गांजा लेते हैं, गांजा, वो दिन में ही ख्वाब देखते हैं। हम ये कानून नहीं होने देंगे। और अब बंगाल की लड़ाई में हो चुकी है लव जिहाद की एंट्री। आपने कह दिया कि सरकार आएगी तो लव जिहाद को कानून लेकर आएंगे। क्या वहां पर इस तरह के कानून की मांग उठ रही है, या आपने इसलिए कहा क्योंकि चुनाव है? पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में लाए हैं, उत्तर प्रदेश में आया है, हमारी अन्य स्टेटों में आया है। तो इस तरह का कानून हम मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, उससे कहेंगे कि लेके आओ। यहाँ पर बहुत ज्यादा इस तरह की शिकायतें। कितनी शिकायतें आपके संज्ञान में आई इस दौरान? आपका ये शायद तीसरा या चौथा दौरा था बंगाल का, जिनके बाद आपको लगा कि ये कानून लाना बहुत
संभावी है? लगातार आ रही हैं, रोज आ रही हैं, और इसलिए मेरे मान्यता ऐसी है कि वहाँ ऐसा कानून आना चाहिए। बीजेपी साफ साफ कह रही है कि सत्ता में आएंगे तो बंगाल में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे, लेकिन टीएमसी कह रही है कि बीजेपी इस वादे के जरिए राज्य में सांप्रदायिक राजनीति करने में जुटी है, लेकिन उसे कामयाब नहीं होने देंगे। टीएमसी मानकर चल रही है कि सत्ता में बीजेपी नहीं आने वाली है। बीजेपी के कुछ लोग ऐसा ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और जो लोग ज्यादा गांजा लेते हैं, गांजा, वो दिन में ही ख्वाब देखते हैं। वो सोचते हैं कि बीजेपी हुकूमत में आएगा, कभी नहीं आएगा, और हम लोग अगर रहेगा तो कभी ऐसा सांप्रदायिक कानून नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। लव जिहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना है, और गोहत्या का कानून पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट भी लागू नहीं किया, उसके पहले कांग्रेस भी लागू नहीं किया, हम भी 10 साल में कानून लागू नहीं किया। हम ये कानून नहीं होने देंगे। लव जिहाद को लेकर बंगाल की राजनीति गरमाई है, इसलिए क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 27% है, और माना यह जाता है कि मुस्लिम वोट बंगाल में ममता को मिलता है। मतलब ये कि बीजेपी लव जिहाद के मुद्दे को उछालकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। वैसे भी लव जिहाद का मुद्दा इन दिनों देश में छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद विरोधी कानून लागू है। प्रशासन इन राज्यों में कानून के आधार पर कार्रवाई भी कर रहा है। पिछले दिनों यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस तो जारी किया, लेकिन कानून पर स्टे नहीं लगाया। बीजेपी के जो पुराने चुनावी मुद्दे हैं वो मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में बीजेपी इन दिनों ऐसे धारदार मुद्दों को हवा देने में जुटी है जिससे उसका वोट मजबूत हो सके। लव जिहाद उन्हीं में से एक है। ऐसा है कि हम ये एक आक्रमण हिंदू समाज के ऊपर के आक्रमण का मुद्दा करके देखते हैं। जो हजारों केसेस सामने आई है, इसको हमने डॉक्यूमेंट भी किया है, और ये कि वहाँ पर झूठ बोलकर, नाम झूठा बताकर, धर्म न बताकर ऐसा लोगों ने संबंध बनाए, ब्लैकमेल भी किया है। ये सब करते हुए लड़कियों का अपहरण हो रहा है, उनको फुसला कर लेके जा रहे हैं, और बाद में उनको जबरन धर्मांतरण भी होता है। इसलिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है समाज के लिए, और इसलिए हम चाहते हैं कि समाज का प्रबोधन होना चाहिए, समाज में जागरण होना चाहिए, मगर विधि दृष्टि से भी योग्य कानून पूर्ण देश भर में बनने चाहिए। और यह धर्मांतरण के कानून का हिस्सा भी बन सकता है, क्योंकि वही अंत में टारगेट है। कई जगह पर फिर बाद में विवाह करके उनको छोड़ भी दिया जाता है, तो उनका तो पूर्ण नाश हो जाता है इसमें। तो अभी हमारे प्रयास से अनेक राज्यों में जो जागरण हमने किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अभी कानून भी आ गए, और हमारा हर राज्य में, गुजरात सहित हर राज्य में हमारी ये मांग है कि ऐसे प्रॉपर कानून आने चाहिए। बंगाल की लड़ाई में तीसरा कोना तलाश रही कांग्रेस कह रही है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों की सोच बंगाल की संस्कृति के खिलाफ है। बंगाल को ये दोनों पार्टियां नुकसान कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ देख रहे हैं विभाजन की राजनीति, और पूरा बंगाल के जो संस्कृति और संस्कार हैं उनके विपरीत वहाँ उसकी जो सोच है वो लागू करना चाहती है। और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस जहाँ उनके कार्यकाल में तमाम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आए हैं, तो बंगाल की जनता देख रही है, और कांग्रेस पार्टी एक गहरा रिश्ता बंगाल से रखती है, और हम लोग बंगाल की अस्मिता, बंगाल को बचाने की जो कोशिश रहेगी वो दमदारी से कांग्रेस पार्टी उसमें आगे बढ़ेगी, और हमें विश्वास है कि बंगाल की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो पॉलिटिकल किलिंग्स वहाँ हैं, आपको लगता है ये कोर इशू है, इसको एड्रेस करने की? बिल्कुल है, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जो डिस्कोर्स है और जो हिंसा का माहौल बंगाल में हो गया, ये बंगाल की संस्कृति नहीं रही है। बंगाल में रविंद्रनाथ जी और विवेकानंद जी जैसे महापुरुष उस धरती से आते हैं, तो वहाँ का जो हेरिटेज कल्चर, जो उसकी जो पहचान थी, उसकी बिल्कुल विपरीत हो रहा है,
और ये बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, बयानों के तीर तेज चलेंगे। फिलहाल लव जिहाद सबसे बड़ा मुद्दा बनने की ओर है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध आज भी खत्म नहीं हुआ। दोनों पक्षों के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। बैठक में फिर सरकार ने कानूनों में संशोधन की बात कही, लेकिन किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर ही अड़े रहे। दोनों पक्ष 15 जनवरी को फिर बैठेंगे, लेकिन किसानों के रुख को देखते हुए सरकार की राह इतनी आसान नजर नहीं आ रही। सरकार से 8वें दौर की बातचीत के लिए जब किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे तो कुछ के हाथों में खून से लिखी चिट्ठियां थी। विज्ञान भवन में जाने से पहले किसान नेताओं ने मीडिया को ये चिट्ठियां दिखाई और आंदोलन को लेकर अपने जज्बे का एहसास कराया। हर रोज अपने खून से एक पत्र सरकार के नाम पे लिखते हैं कि ये जो भी सरकार ने काले कानून बनाए हैं वे बिल्कुल किसान विरोधी हैं और आम पब्लिक के भी हक में नहीं है। इस ये जो कानून लागू होने से पूरी इंडिया का किसान और पब्लिक जो है बर्बाद हो जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी और गुरुमुखी में लिखी गई इन चिट्ठियों में कृषि कानून को रद्द करने की वही मांग दोहराई गई थी जिसे लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान डेरा जमाए हुए हैं। और इन चिट्ठियों ने किसानों की उस मंशा को फिर से साफ कर दिया कि कृषि कानूनों को रद्द करने से कम पर किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं होगा। इस पे एक ही चीज लिखी है, शांतिपूर्वक इसको लिखा गया है, ये जो काले कानून है रद्द किए जाए। जे मैं जाके अंदर सरकार को दूंगा, मंत्री जी को दूंगा। किसानों के इस सख्त रुख की झलक सरकार से बातचीत में भी दिखाई दी। केंद्र सरकार की ओर से फिर से कृषि कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया और दलील दी गई कि बड़ी संख्या में किसान इन कानूनों के समर्थन में है, लिहाजा कानून पूरी तरह वापस लेना संभव नहीं है। हालांकि कानून में संशोधन की पेशकश किसानों को रास नहीं आई और वो कानून रद्द करने की मांग पर ही अड़े दिखे। ना ही है, जैसे वो बोल दिया भी ये कानून सरकार ने किसानों के फायदे के लिए बनाए हैं, बड़ी गिनती किसान इनको पसंद करते हैं, इसलिए है रिपील नहीं हो सकता। सरकार ने बोल दिया 15 तारीख की दोबारा आ जाओ, अभी जथेबंदियां बैठेंगी मीटिंग करने, आने की तो बोल दिया भी आएंगे सब। बातचीत के बीच दोनों ओर का गतिरोध कुछ इस कदर बढ़ा कि कुछ समय के लिए मंत्री हॉल से बाहर तक चले गए। वहीं सरकार के रवैये से नाराज किसान नेताओं ने लंगर खाने तक से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से गुजारिश की गई कि किसान नेताओं ने कहा है ना तो रोटी खाएंगे ना ही चाय पिएंगे, यानी किसानों और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघलने की जो उम्मीद इस बैठक में पहले जताई जा रही थी वो फिर बेनतीजा होती दिखी। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ। आज 8वें दौर की बैठक को लेकर किसानों और मंत्रियों की जगह भी बदली गई थी, यानी अब तक जहां मंत्री और अधिकारी बैठते थे वहां किसान बैठे और जहां अब तक किसान बैठते थे वहां मंत्री और अधिकारी बैठे। लेकिन ना तो इस बदलाव का कोई असर दिखा न सरकार की दलीलों का। आखिरकार बात वहीं अटकी रह गई जिस पर किसान संगठन कई हफ्तों से अड़े हुए हैं। एबीपी स्पेशल में अब आपको दिखाते हैं कैसे घाटी में बर्फ ने जिंदगी को जमा दिया है। सीधे श्रीनगर ले चलते हैं आपको अपने सहयोगी आसिफ कुरैशी के पास, जो डल झील के पास से दिखाएंगे जन्नत में बर्फबारी की रिपोर्टिंग। नमस्कार, मैं हूं आसिफ कुरैशी और आज एबीपी स्पेशल का स्पेशल एडिशन 0 डिग्री तापमान में श्रीनगर से। डल झील जम चुकी है, श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ ने अपना राज कायम कर लिया है। हाल तो यह है कि घाटी में कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से लोगों की जिंदगी आफत में पड़ गई है। कहीं घर टूटे हैं तो कहीं रास्ते बंद है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई है जन्नत। सड़कें, हाईवे बर्फ में जम गए हैं। लोगों के घरों की छत ठंड में जम गई है। कार हो या बस, सब कुछ सर्दी में जम सा गया है।
धरती के जन्नत में जैसे जिंदगी ही बर्फ बन गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर के बर्फीले रास्तों से गुजरकर आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट लाए हैं। श्रीनगर के साथ साथ अगर देखें तो सभी इलाकों में जो मुख्य सड़कें हैं वहां से बर्फ हटाने का काम रविवार से ही शुरू किया गया था, लेकिन जो अंदर की सड़कें हैं, जो अंदर वाले रिहायशी इलाकों की सड़कें हैं, उनका हाल कुछ यही है कि 5 दिन बाद भी जो सड़कें हैं वो बर्फ से पटी हुई हैं और यहाँ से पैदल चलना मुश्किल है तो गाड़ियों के चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी प्रशासन जो है कि लापरवाही यहाँ पे देखी जा सकती है कि जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, उन इलाकों से अभी तक भी बर्फ नहीं हटाई गई है। लोगों के लिए दिक्कतों का सामना इस वजह से ज़्यादा है कि भारी बर्फबारी के चलते बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पे बिजली की सप्लाई ठप है। दूर दराज के इलाकों में जहां पे सप्लाई जनरेटर से दी जाती थी वहां पे डीजल नहीं पहुंच रहा है और इसीलिए लोग बिजली से भी महरूम हैं। श्रीनगर के शहर की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पिछले 4-5 दिनों से ऐसा ही हाल है। गाड़ियां, घर तो बर्फ में दबे ही हैं, सड़कों पर भी बर्फ का कब्जा है। दुकानों के बाहर भी इतनी बर्फ जमा हो गई कि बाजार खुल नहीं पा रहे। मजबूर लोग खुद ही बर्फ हटाने में यहाँ जुटे दिखे। कुछ जगह प्रशासन की मशीनें भी बर्फ हटाती दिखी, लेकिन लोगों में नाराजगी बरकरार है। यहाँ की जो इंतजामिया है, जो लोगों को राहत, वो इस दौर में, बर्फबारी के दौर में राहत पहुंचाने के लिए जो इंतजामिया है वो कहाँ है? लोग सवाल कर रहे हैं उनसे, आप किन एसी रूम्स में बैठे हुए हैं? क्या कर रहे हो आप? बिजली कहाँ है? हमारी सड़क कहाँ है? सड़क नहीं दिखाई दे रही है कहीं। पानी कहाँ है? पीने का पानी कहाँ है? तो हमारे सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि ये लोग कहाँ पर हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 4 दिन खूब बर्फ बरसी है, जिससे ठंड भी तेजी से बढ़ी। नतीजा ये कि श्रीनगर की डल लेक भी कई जगह से जम गई। ठंड और बर्फबारी ने डल लेक में सवारी करते शिकारों पर ब्रेक लगा दिया। भारी बर्फबारी के बाद जिस मुसीबत से लोगों को जूझना पड़ रहा है वो पड़ने वाली कड़ाके की ठंड है। एक बार फिर से मौसम जो है ठंडा होना शुरू हो गया है और श्रीनगर में पारा जो है 0 से नीचे चला गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में पारा जो है -10 डिग्री तक लुढ़क चुका है। गुलमर्ग में आज न्यूनतम तापमान जो था -10 तक था, जबकि लेह और करगिल की बात करें तो यहाँ पे पारा -14 और -17 डिग्री तक लुढ़क चुका है। आप देख सकते हैं कि कुछ इसी तरीके का हाल हर तरफ जल स्रोतों का है। ये इस समय हम डल झील पे खड़े हैं और यहाँ पे बर्फ की एक परत पूरी झील पर बन चुकी है और जिसको तोड़कर ही शिकारे आगे जा सकते हैं। हालांकि आज बर्फ और ठंड के कारण डल झील जो आम तौर पर शिकारों से बरी होती है, इस समय खाली पड़ी है क्योंकि ठंड और बर्फ ने इस पे जो है ब्रेक लगा दी है। और फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहेगा, यानी बर्फ नहीं गिरेगी, लेकिन उसके साथ जो ठंड पड़ेगी उसका असर जो है वो उल्टा ही होगा और डल झील के साथ साथ बाकी जल स्रोत के भी जम जाने की आशंका है। और इस ठंड का असर समूचे उत्तर भारत में भी देखने को मिलेगा, जहां पे ठंड से पड़ने वाले कोहरे से भी लोगों को जूझना पड़ सकता है। बर्फबारी श्रीनगर में लोगों के आशियाने भी छीन रही है। बर्फबारी के बीच यहाँ पिछले 3 दिन से घर टूटने की कई तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर श्रीनगर के पास तेनपोरा बाईपास बटामालू से आई। और ऐसा ही डरावना मंजर कल श्रीनगर के जवाहर नगर से आया। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह सर्दी के मौसम में श्रीनगर में शीतलहर नहीं बल्कि कहर दिख रहा है। हालांकि जो सैलानी किस्मत वाले थे, मुसीबत के रास्तों में नहीं फंसे और होटलों में सुरक्षित पहुंच गए, वो अब बाहर निकलकर श्रीनगर की बर्फबारी का मजा लेते आपको दिख जाएंगे।
बर्फबारी किसी के लिए सजा है तो किसी के लिए मजा। असल में बर्फबारी के दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की वादियों में सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है। देश के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ घूमने आते हैं, बर्फ का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन बर्फबारी इतनी हो रही है कि बर्फ का मजा लेने आए लोग कई जगहों पर परेशान भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर ध्यान से देखिए। इस वायरल वीडियो में ये शख्स अपने घर की छत से बर्फ हटाता दिखता है और फिर हादसा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तस्वीर श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों की परेशानी बयां कर रही है। सड़कों पर मोटी मोटी बर्फ जमा है और रास्तों पर गाड़ियां फंसी हैं। कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी के बाद जो मुख्य सड़कें हैं उनसे बर्फ तो हटाई गई है, लेकिन जो अंदर गांव देहात की तरफ सड़कें जाती हैं वहां से बर्फ अभी तक भी नहीं हटी है। और जिस जगह पे गाड़ियां चल भी रही हैं वो ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों ने खुद ही मदद करके या गाड़ियों की मदद से सड़क को इस योग्य बनाया है कि इस पर गाड़ियों के 2 टायर चल सके। यानी बर्फ जो कि तो पड़ी हुई है और सिर्फ गाड़ियों के टायर रखने की जगह पर लोगों ने बनाई है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी यहाँ से लेके आए हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हाल है जब से ये बर्फबारी हुई है। आज आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम है गुलाम हसन डॉर है, मैं शालीमार दादमाला का रहने वाला हूँ। हमने गुजारिश किया है, बहुत लोगों की गुजारिश किया था, यहाँ बर्फ फटा, यहाँ कोई भी नहीं आया। फिर हम 10-15 बंदे आए थे, हमने गाड़ी के लिए टायर निकाला है क्योंकि यहाँ इमरजेंसी होता है, कोई बीमार होता है, इसलिए हमने खुद सफाई किया रोड का। मगर हुकाम आज तक कोई भी नहीं आया था इधर। हमने कई बार उसको भी बोला है थोड़ा हमको इसको रास्ते को सफाई करो, मगर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। श्रीनगर का अब ये वीडियो देखिए, यहाँ कैसे ट्रैक्टर से बर्फ हटाने की जद्दोजहद चल रही है। अब देखिए श्रीनगर के ममता होटल के बाहर की ये तस्वीरें। यहाँ जुटे ये लोग सड़क से बर्फ हटा रहे हैं। ये कोई प्रशासन के दस्ता नहीं है, बल्कि ये तो सैलानी हैं जो इस होटल में थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से अब कहीं जा नहीं पा रहे तो खुद ही रास्ते खोलने में लग गए और प्रशासन से नाराजगी जता रहे हैं। घर में फोन आ रहा, जाना है घर लोगों को, और यहाँ से साफ करके गाड़ी निकलवा के जाया जा रहा है हम लोग अपने घर। तो इसके बगैर कोई और मैसेज, इससे मतलब यहाँ की सरकार को मैसेज देना चाहिए कि कम से कम रास्ता तो क्लियर होना चाहिए। इंसान तो इंसान, घाटी के इस सर्द मौसम ने यहाँ कुदरत के चक्र को भी बदल दिया। ये डल झील की तस्वीरें हैं। यहाँ ये विदेशी पक्षी हैं। पहले ये पक्षी यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचते थे, लेकिन इस बार संख्या काफी कम है। वजह इसलिए क्योंकि इस मौसम में पहले से ज्यादा ठंड पड़ रही है और डल झील जम जाती है, जिससे पक्षियों को खाना नहीं मिलता और इन विदेशी पक्षियों ने अब श्रीनगर की जगह दूसरे मैदानी राज्यों का रुख कर लिया। कश्मीर में किस कदर इस बार भारी बर्फबारी हुई है, इस बात का अंदाजा यहाँ लगाया जा सकता है कि 5 दिनों बाद भी अभी भी 2 से 3 फीट तक की बर्फ जो है श्रीनगर के कई इलाकों में अभी भी है। और इसका असर ना सिर्फ इंसानों पर पड़ रहा है बल्कि यहाँ पे आने वाले प्रवासी पक्षियों पर भी पड़ने लगा है। इस समय हम डल लेक के पीछे वाले इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ प्रवासी पक्षी इस जगह पे मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो जमा नहीं है। लेकिन जहाँ इस इलाके में आमतौर पर लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी होते थे, इस बार पड़ी भारी बर्फबारी के चलते डल झील का एक बड़ा इलाका बर्फ से ढक गया है, जिसके चलते इनके लिए खाने पीने की कमी हो गई है और इसीलिए प्रवासी पक्षी जो है वो कश्मीर घाटी से बाहर जाने लगे हैं। वन विभाग का ये कहना है कि ये प्रवासी पक्षी अब मैदानी इलाकों की तरफ जा रहे हैं, जिनमें पंजाब, जम्मू और हिमाचल के मैदानी इलाके हैं, जहां की तरफ वो प्रस्थान कर गए हैं। लेकिन अब जो खतरा है वो बर्ड फ्लू को लेके बढ़ा है, क्योंकि इन सभी इलाकों में बर्ड फ्लू की घटनाएं बढ़ी हैं और संभावना ये है कि अगले 1 या 2 हफ्ते में जब प्रवासी पक्षी वापस कश्मीर घाटी की तरफ आएंगे तो उनके साथ ये इन्फेक्शन यहां पे आ सकता है।
साफ है कि सर्द मौसम की चोट इंसानों और बेजुबानों पर भी भारी पड़ रही है और फिलहाल तो इस ठंड भरी मुसीबत से फौरन राहत मिलने वाली नहीं। बर्फबारी की वजह से घाटी के कई इलाकों में 4-5 दिनों से बिजली गायब है, यानी बर्फ की वादियों में अंधेरे का सन्नाटा है। लेकिन इस सन्नाटे में भारत के शूरवीर अपने हौसले और हिम्मत से लोगों की मदद कर रहे हैं। बीते 4-5 दिनों में घाटी में अलग अलग इलाकों में लोगों की मदद करने वाले सैनिकों की तस्वीरें काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। जन्नत के लोग अपने रक्षकों को सलाम भेज रहे हैं। ठंड से जमी डल लेक में ये शिकारा नाव अकेली खड़ी है, बिल्कुल अकेली। ना कोई मदद करने वाला, ना कोई इस पर सवारी करने वाला। कुछ ऐसे ही हालात हो जाते हैं जब बर्फबारी में जिंदगी अकेली पड़ जाती है। लेकिन ऐसी मुश्किलों में इंसानियत के मददगार बनते हैं हमारे सुरक्षा बल के जवान। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर सोपोर की। देखिए कैसे कमर तक बर्फबारी के बीच ये जवान एक स्ट्रेचर पर महिला और उसके बच्चों को लेकर जा रहे हैं। इन जवानों ने इस मुश्किल हालात में यहाँ करीब 3.5 किलोमीटर का सफर ऐसे ही पैदल पूरा किया। दरअसल लगातार हो रही बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए थे और महिला अपने नवजात बच्चे के साथ फंस गई थी। तबीयत खराब हो रही थी और सुरक्षित जगह पहुंचाना था। रास्ते बंद होने से एम्बुलेंस तो नहीं पहुंची, लेकिन सेना के जवान पहुंच गए। इतनी खतरनाक सूरत हाल में जहाँ पे आदमी का पैदल चलना बहुत मुश्किल था, एक गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल था, हमारी इंडियन आर्मी ने जो कि 32 RR हमारी है, उन्होंने पांजलपोरा रफियाबाद से एक लेडी को रेस्क्यू किया, उसकी जान बचाई। ना कि उसकी जान बचाई, उसके अंदर जो एक और जान थी, 2 कीमती जानें हमारी इंडियन आर्मी ने बचाई है। इसके लिए हम उन्हें सल्यूट करते हैं। कश्मीर घाटी में पिछले हफ्ते हुई भीषण बर्फबारी के बाद जो नज़ारे हैं वो काफी खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए जीवन उससे ज्यादा कठिन हो गया है। खास तौर पर उन इलाकों में लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं जो कि दूर दराज है और प्रशासन की नजर से दूर है। मुख्य सड़कों पर से तो बर्फ हटाई गई है, लेकिन जो अंदर वाले इलाके की सड़कें हैं वहां से अभी तक भी बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। खास तौर पर बीमार लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज के इलाकों से रोज ही ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पे सेना या अर्धसैनिक बलों या पुलिस की तरफ से मदद के बाद ही पेशेंट्स को अस्पताल ले जाया जा सका है और लोगों की जान बचाई जा सकी है। और कहीं ना कहीं एक चेतावनी के बावजूद प्रशासन जो है वो सोती हुई दिखी, और जिस तरीके से इस बर्फबारी के बाद लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं उससे प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। सोपोर की तरह कुपवाड़ा में भी जवानों का शौर्य दिखा। देश के दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाले हमारे जवानों ने मुश्किल की घड़ी में इंसानियत की मिसाल यहां पेश की। कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। भारी बर्फबारी की वजह से अस्पताल जाने के रास्ते में रुकावट आ गई थी। जब जवानों को खबर लगी तब वो मौके पर पहुंचे और महिला की इस तरह मदद की। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इसी तरह सेना के जवानों की मदद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं। मैं वहाँ आरपी ब्रिगेड पर गया और उन्होंने बहुत कदर की, वहाँ से पार्टी भेजी और हमारा मदद किया। नीचे वार्डर से, बुना वार्डर से बराबर पूरा पेठा वार्डर तक, बाला तक हमारी ये डिलीवरी पेशेंट की पहुँचाया वहाँ तक। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। जन्नत की धरती से बर्फ स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे एबीपी न्यूज के साथ।
अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ठंड ने चीन के एक बड़े हिस्से को जमा दिया है। नदी जम गई है, सड़कों पर बर्फ बिछ गई है और इन सब के बीच कोहरे ने जैसे चीन को अंधा कर दिया है। मदमस्त रफ्तार में बहने वाली नदी जम गई। सड़कों पर बर्फीला सन्नाटा छाया हुआ है। कोहरे ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। ठंड से कपकपाहट का एहसास कराने वाली ये तस्वीरें चीन के हेलियोंगजेंग प्रांत से आई है। यहाँ बर्फबारी और कोहरे का कॉकटेल लोगों का सब कुछ जमा देने पर तुला है। हेलियोंगजेंग प्रांत की ये तस्वीरें देखिए। इन धुंधली तस्वीरों में पूरा शहर छिपा है। यहाँ बर्फबारी के साथ कोहरे की दोहरी मार लोगों का हाल बेहाल कर रही है। बर्फबारी की वजह से कई रास्तों पर सन्नाटा छाया है और जिन रास्तों पर गाड़ियां निकल रही हैं, उनको बर्फबारी की वजह से तगड़े जाम का सामना करना पड़ रहा है। चीन के उत्तरी हिस्से के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के नीचे चला गया। चीन के उत्तरी इलाकों में बर्फ के सितम का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। देखिए कैसे ठंड से ये नदी जम गई। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते ठंड चीन के उत्तरी इलाकों में नरमी नहीं दिखाने वाली। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी ने आतंकवादियों की घुसपैठ के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करवाने के लिए ट्रकों से कश्मीर भेजने की फिराक में है। पाकिस्तान की इस हाईवे वाली साजिश से निपटने के लिए जम्मू पुलिस ने तीसरी आंख का इंतजाम कर लिया है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी की वजह से एलओसी पर घुसपैठ के रास्ते आतंकियों के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन आतंकी अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। खुफिया इनपुट है कि आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। ट्रकों के जरिए हथियार और आतंकियों को घाटी में पहुंचाने की कोशिश है और इसी कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय एजेंसियां जुट गई हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो जम्मू के उस कंट्रोल रूम का है जहां से हाईवे पर चल रही गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय माचलू आपको दिखाएंगे कि कैसे कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू जोन के जितने ज़िले हैं उनको कैमरे से कनेक्ट किया है अपने इस पीसीआर में और इस पीसीआर की निगरानी यहाँ से उन सारे कैमराज की निगरानी होती है और पूरे हाईवे को इसी तरह से यहाँ से लगातार मॉनिटर किया जाता है ताकि हाईवे पर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो कदम जल्दी से जल्दी उठाए जाएं वो उठाए जा सकें। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने 33 ऐसे गाड़ियों को तैयार किया है, वाहनों को तैयार किया है, जिन 33 वाहनों में 66 कैमरे लगाए गए हैं और ये कैमरे 24 घंटे इस हाईवे की निगरानी करते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं, हम इस समय जम्मू में है, चिनानी का, ठंडी काशी का और रामबन का नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और 66 ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जिनसे दिन रात इस हाईवे पर नजर रखी जाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल हाईवे के जरिए ही पाकिस्तान ने घाटी में हथियारों के साथ आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रची थी। तब सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया था और दुश्मनों की मंशा को नाकाम किया था। आगे ऐसी कोई हरकत होती है तो अब जम्मू पुलिस कंट्रोल रूम को रियल टाइम जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए जम्मू रीजन के सभी जिलों में हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी को तैनात किया गया है जो कि आधुनिक कैमरों से लैस है। हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स नए खरीदे गए हैं, 33 हाईवे पेट्रोल व्हीकल्स हैं और इनके ऊपर हमने कैमरे इंस्टॉल किए और इन कैमरों को लिंक किया पुलिस कंट्रोल रूम से ताकि हमें लाइव फीड हर मोबाइल वैन की मिलती रहे। इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि जैसे किसी ना सिर्फ टेरर इंसिडेंट पे बट किसी भी क्राइम पे वहाँ की स्थिति का टाइम टू टाइम बिल्कुल सही वक्त पे जायजा मिल सकता है। जम्मू के पुलिस कंट्रोल रूम में इन गाड़ियों की 24 घंटे निगरानी के लिए ये सीसीटीवी रूम बनाया गया है जहां दर्जनों अधिकारी इन वाहनों की फीड पर नजर रख रहे हैं।